नमस्कार, मैं राकेश शर्मा आज का मुद्दा लेकर आपके सामने। आज हम एक ऐसे गंभीर विषय की तरफ सरकार का, प्रशासन का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, जिसके बारे में न जाने क्यों, किन वजहों से कोई आवाज नहीं उठा रहा है। और वो मुद्दा है जो खानाबदोश लोग, जो बेघर लोग, जो गरीब लोग सड़कों पर, उनकी साइडों पर फुटपाथ बने हैं, उन फुटपाथों पर अपना बसेरा कर रहे हैं, उन फुटपाथों पर ही अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं। वहीं वो खाते हैं, वहीं सोते हैं, वहीं अपनी दैनिक क्रियाएं करते हैं और उनकी कोई सुध लेने वाला नहीं है। सरकार के इतने रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम, इतनी आवास कल्याण योजनाएं, इतनी सहायता की योजनाएं न जाने कहां रखी हैं, कहां फाइलों में दबी हैं कि वो आज से 10 साल पहले भी वहीं फुटपाथ पर थे और आज भी वहीं फुटपाथ पर हैं। आज इसी विषय पर हम चर्चा करने के लिए इस मुद्दे को लेकर हाजिर हुए हैं। हमारे साथ मेहमान आज की चर्चा में पुष्पेंद्र ढाका जी हैं। आप हाईकोर्ट में एडवोकेट हैं। आप बहुत ही बढ़ चढ़कर सरकारी कामों के साथ साथ जो समाज कल्याण के जो विषय हैं उन पर आप बहुत ज्यादा गंभीर हैं। हमारे साथ परीक्षित शर्मा जी हैं, जो मजलूमों की आवाज, गरीबों की आवाज, बेसहारा लोगों की आवाज को पुरजोर तरीके से उठाने के लिए माहिर हैं और वो उनका नाम है इस बात में कि वो उन लोगों की आवाज उठाते हैं जिनका कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। तो मैं इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले परीक्षित जी आपके पास आना चाहूंगा। परीक्षित जी, आप बताएं कि ये जो वेगाबाउंड जिनको हमने नाम दे दिया है, इनकी क्या दशा है और क्या दुर्दशा इनकी हो रही है और सरकार की क्या दिशा है इनके उत्थान के लिए, इनके कुछ उन्नति के लिए, इनके सहयोग के लिए, इनके कल्याण के लिए? देखिए शर्मा जी, बेगा बॉन्ड्स जो होते हैं वो कहीं ना कहीं आप देखते होंगे, जब आप गाड़ियों में जाते हैं, जब आप पैदल जाते हैं, जब आप स्टेशन पे जाते हैं, तो वहां पर बहुत सारे ऐसे खानाबदोश की तरह कुछ ऐसे लोग लेटे हुए होते हैं जिनको अपने जीवन की वो यातनाएं दी जा रही होती हैं सरकार द्वारा इनडायरेक्टली वे में, कि सरकार उस विषय में कहीं ना कहीं कुछ योजनाएं तो क्रियान्वित करती है, लेकिन वो धरातल पर कहीं काम नहीं कर रही होती हैं। उनके लिए बजट तो एलोकेट होते हैं, लेकिन वो कहीं धरातल पर काम नहीं कर रहे होते हैं। वो लोग वहां पर अपना जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं, वो वहां पर नशे की हालत में पड़े रहते हैं, वो आपकी और मेरी झूठन खा के अपना पूरा जीवन व्यतीत करते हैं। वहां पर छोटे छोटे बच्चे बोतल्स को चुग कर और उनको बेचकर नशे की चीजों को में रहकर अपना पूरा दिन व्यतीत करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस समय हूटर लगी गाड़ियां अपने रैली से वहां से निकलती हैं, वहां के नेताओं की निकलती हैं, अफसरों की निकलती हैं, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स की निकलती हैं, तो क्या उन लोगों को वो लोग नहीं दिखते हैं? क्या वे लोग उस समय आंखें बंद कर लेते हैं? क्या वे योजनाएं जो बनाने वाले लोग हैं उस रास्ते से नहीं निकलते हैं? आपने देखा होगा कि किस प्रकार पुरानी दिल्ली के क्षेत्र में और दिल्ली के अनेकों क्षेत्र में इस तरीके के लोग वहां पर निवास करते हैं। आपने देखा होगा मंदिरों के बाहर किस तरीके से लोग निवास करते हैं, वो अपना एक एक दिन व्यतीत कर रहे होते हैं। क्या उनको जीवन जीने का अधिकार नहीं है? इनको जीवन यदि कोई प्रोवाइड कर सकता है, वो सरकार की जिम्मेदारी बनती है और सरकार को इस विषय में नई नई योजनाएं क्रियान्वित करनी चाहिए और होती भी हैं। राकेश जी, योजनाएं क्रियान्वित लेकिन वो धरातल पर नहीं आती हैं। उनका जो फंड एलोकेट होता है वो नेता डकार जाते हैं, अफसर डकार जाते हैं, लेकिन वो जो गरीब लोग हैं जिनके लिए वो योजनाएं बनी हैं उन तक वो फंड नहीं जा पाता है। आज इस मुद्दे पर जो आपने मुद्दा उठाया है, मैं आपको सैल्यूट करता हूं और आंखों में आंसू आ जाता है कि किस प्रकार वो व्यक्ति अपना जीवन व्यतीत करता है। उसको पता ही नहीं है कि जीवन होता क्या है, उसको पता ही नहीं हंसी क्या होती है, खुशी क्या होती है, उसको पता ही नहीं है बाजार क्या होता है, उसको पता ही नहीं है मेला क्या होता है। उसको तो केवल ये पता है कि एक टूटी सी चादर पे लेटना है, वहीं पे उसको खाना मिल जाना है, वहीं पे नशा हो जाना है और रात हो जानी है, सुबह हो जानी है, बस उसको इससे अतिरिक्त कुछ पता ही नहीं है। पुष्पेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं? पुष्पेंद्र जी, मैं आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल एडवोकेट राकेश जी, मेरी बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं, बेस्ट विशेस। आपने एक ऐसा मुद्दा उठाया है और उन लोगों के बारे में आप बात कर रहे हैं कि जिनकी हमारे देश में कोई नहीं सुनता। ना तो उन लोगों के लिए मीडिया में जगह है, ना ही उन लोगों के लिए जुडिशरी में जगह है और ना ही उन लोगों के लिए सरकार में जगह है।
कारण अनेक हो सकते हैं, क्योंकि उन लोगों का वोटिंग पावर नहीं होती, उन लोगों को शायद वो शिक्षित ना हो, वो किसी के सामने कुछ कह नहीं सकते। ये जो जिम्मेवारी है, सबसे पहले योजनाएं तो बहुत बनती हैं हमारे देश में, लेकिन सारी योजनाएं किताबों के अंदर और फाइलों के अंदर रहती हैं। दिल्ली इतना बड़ा हमारा मेट्रोपॉलिटन सिटी, हमारी राजधानी है। जब हम सुबह कोर्ट के लिए निकलते हैं, हम देखते हैं बीच बीच में कहीं फुटपाथ पर, कहीं बीच में जो डिवाइडर होता है उस पर, कहीं झाड़ों में बेचारे वो लोग बिना कपड़ों के, बिना खाने पीने के पड़े रहते हैं। कई बार ऐसा हुआ कि हमने पुलिस को फोन किया कि भाई ऐसा ऐसा है, एक आदमी है, आप जरा उसको उठाइए। कम से भी कम कुछ पुलिस वाले तो लोग अच्छे हैं जो आते हैं और उनको शायद उन्होंने उठाया, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इनको लेके कहां जाते हैं ये लोग, या लेके कहां जाएंगे जी। इसके लिए जिम्मेवारी तय होनी चाहिए हम सबके साथ साथ सरकारी मुलाजिम की, जो उस एरिया का एसडीएम है, उसको खुद बाहर निकलना चाहिए, उसको देखना चाहिए कि कहां कौन आदमी पड़ा हुआ है, क्योंकि मनुष्य का जीवन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और वो जो लोग हैं वो पता नहीं है वो किस लिए पड़े हैं। हम ये नहीं कह सकते कि वो सिंपली वेगाबाउंड है या घर से बाहर निकले हुए हैं या वो नशे के कारण पड़े हुए हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका मानसिक संतुलन खराब हो जाता है और वो बेचारे अपने घर का रास्ता भी नहीं ढूंढ पाते और वो इस तरह पड़े रहते हैं। कुछ गुड सैमरिटियंस, कुछ जो अच्छे लोग हैं, वो उन बेचारों को खाना दे देते हैं। सरकार के पास टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इन लोगों को करना चाहिए, ऐसे लोगों के फिंगरप्रिंट्स लेकर उनको पता करना चाहिए। हिंदुस्तान में ऐसे बहुत से लोग हैं जो मिसिंग है, उनका पता ही नहीं चलता है। किसी के घर से कोई चला जाता है, उसका पता नहीं चलता है, 10 साल 20 साल तक वो आदमी जिंदा है या मुर्दा है। शायद ऐसी ही जगह उनके परिवार के जो जन कहीं पड़े रहते हो। ये जिम्मेवारी जी। मैं आता हूँ डाका साहब आपके पास आता हूँ। आशा जी कुछ कहना चाह रही हैं। आशा, मेरी बात सुन। नमस्कार। आप ये बताएं, बहुत बढ़िया इन्होंने एक मुद्दा उठाया कि क्योंकि इनके पास वोटिंग पावर नहीं है, ये किसी भी पार्टी के वोटर नहीं है, लिहाजा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का इनकी तरफ ध्यान नहीं है। इनके पास रिश्वत देने को पैसा नहीं है, इनके पास किसी को ओबलाइज करने के साधन नहीं है, इसलिए शायद ब्यूरोक्रेसी भी इनकी तरफ से उदासीन है। आप क्या कहना चाहेंगे? सर, मेरा तो यही कहना है कि इनको वोटिंग राइट नहीं है, इसीलिए इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता, क्योंकि नेता सिर्फ उन्हीं के पास जाते हैं जिनके पास वोट है जी। उसके अलावा वो किसी और के पास नहीं जाते। यहाँ पे सर जो दिल्ली में आधी से ज्यादा जनसंख्या है वो सड़कों पे ही है, और वो सिर्फ सड़कों पे ही रह के वहीं पे मर जाते हैं, वहीं पे रह जाते हैं। उनके लिए ना तो सरकार कुछ करती है, ना कोई एसडीएम, ना कोई डीएम, कोई कुछ नहीं करता जी। ये सिर्फ सड़क पे ही रहते हैं। इनकी जो सरवाइव करने का जो जरिया है वो सब सिर्फ कूड़ा बिनना, लोगों की घरों की सफाई करना और यही सी चीज रह जाती हैं। इनको सिर्फ जब तक इनको सिर्फ वोटिंग राइट नहीं देंगे और इनको इनके लिए कुछ सरकार इनके लिए कुछ नहीं निकालेगी। परीक्षित जी, आशा जी जो कह रही हैं, क्या केवल एक वोटिंग राइट ना होना ही उनकी दुर्दशा का कारण है? देखिए, सबसे पहला जो मुद्दा उठना चाहिए, जो सरकार की तरफ ध्यान केंद्रित करना चाहिए इन लोगों का, वो मेन मुद्दा ये है कि जब कोई व्यक्ति इस संसार में आता है और भारतीय संविधान के द्वारा उसको जीवन जीने का एक अधिकार प्राप्त है, यदि वो अपने अधिकारों से अनभिज्ञ है, यदि उसको अधिकार के विषय में पता नहीं है, तो उसके लिए भारत सरकार योजनाएं क्रियान्वित करती है, उसके लिए फंड आता है, जागरूकता अभियान चलते हैं। तो क्या वो जागरूकता अभियान मेरे और आपके लिए है? क्या वो उनमें इन लोगों की गिनती नहीं है? यदि इनको अपने अधिकारों के विषय में पता नहीं है, इनको पता नहीं है कि भाई आपको बाजार जाना है, शिक्षा ग्रहण करनी है, आपको अपना परिवार संचालन करना है, आपको मंदिर जाना है, मतलब आज जीवन की जो क्रियाएं होती हैं उनसे वो अनभिज्ञ हैं, तो उनको उस विषय में जानकारी दिलाने का काम किसका है? वो सरकार का है। उनको यदि उस तरीके की जानकारी दिलानी है तो उसके लिए बकायदा भारत सरकार द्वारा और अन्य राज्य सरकार द्वारा पुनर्वास केंद्र खोले गए हैं। जब पुनर्वास केंद्र खोले गए हैं तो ये लोग यहाँ पर क्यों मिलते हैं? जब वहां से नेता गुजरता है, अफसर गुजरता है, उसको क्यों नहीं दिखते हैं जी? मेरा केवल क्वेश्चन यही है कि वो पुनर्वास केंद्र किसके लिए हैं, जब वो लोग तो वहां पर लेटे हुए हैं। आप ये बताइए कि कोई व्यक्ति ऐसे ही अपना जीवन ऐसे ही गुजार दे कि उसको यही नहीं पता हो कि दिन और रात क्या होता है, उसको यही ना पता हो खाने का स्वाद कैसा होता है, उसको यही ना पता हो सुगंध क्या होती है, उसको यही ना पता हो देखना क्या होता है,
बस वो सोएगा, उठेगा, फिर सो जाएगा, फिर उठेगा, नशे में रहेगा। तो उसको सुधारने की जिम्मेदारी माँ बाप की और प्रशासन की होती है। माँ बाप और प्रशासन देश का चलाने वाला मुखिया होता है। आप यदि किसी भी व्यक्ति को इसी तरीके से गलत हालत में छोड़ रहे हैं तो उसके जिम्मेदार पूर्णतः सरकार है, और सरकार को इस विषय में जल्द से जल्द सोचना होगा। नहीं तो पुष्पेंद्र जी, और मैं सभी से ये निवेदन करूंगा अधिवक्ताओं से कि इसके खिलाफ रिट पिटीशन दायर की जाए और सरकार का ध्यान खींचा जाए। पुष्पेंद्र जी कुछ कह रहे हैं। पुष्पेंद्र जी, जो परीक्षित जी की जो दर्द है, जो परीक्षित जी का दर्द है, वो मैं समझता हूँ हर जागरूक इंसान का दर्द है। जो इन्होंने दर्द बयां किया, मैं इसमें और ऐड करूं, एक तरफ तो सरकार और बहुत हजारों की तादाद में एनजीओ जो काम कर रही हैं, एक तरफ तो नारी की अस्मिता, इज्जत, उसके सम्मान की बात करती हैं, बच्चों के कल्याण के लिए बात करती हैं, बाल कल्याण निदेशालय बना हुआ है। दूसरी तरफ क्यों और किस वजह से सरकार और प्रशासन की आंखें बंद हैं, वो नहीं देख रहे हैं उनके अधिकारी और नेता लोग कि एक महिला जो फुटपाथ पर रह रही है, वो वहीं नहा रही है, वहीं वो अपने कपड़े बदल रही है, वहीं वो रात को सो रही है, और सारे काम जो एक दैनिक चर्या घर में करता है इंसान, वो सड़क पर हो रहा है, और उसकी जो दुर्दशा है उसकी तरफ से सब उदासीन है। क्या कानून के सहारा लेकर के इस सरकार के ऊपर कोई ऐसा आघात नहीं किया जाना चाहिए? क्या इसको जगाने के लिए कोई चोट नहीं की जानी चाहिए? आप तो एडवोकेट हैं, बताएं। राकेश जी, आपने बिल्कुल सही बात कही, लेकिन अगर हम देखें, सबसे पहले होती है नैतिकता और जिम्मेवारी। नैतिकता और जिम्मेवारी ये हर एक सिटीजन का भी एक कर्तव्य है, और स्पेशली जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, जो वहां पर हैं, वो उनकी जिम्मेवारी बनती है, जिसके क्षेत्र में वो लोग हैं। हम वैसे तो जा सकते हैं, हम एज ए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लेके, आजकल आप देखें छोटी छोटी चीजों पर लोग सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल कर देते हैं, और जो ऑनरेबल कोर्ट है, जो हमारे माननीय न्यायालय हैं, वो उस पर एक फेवरेबल और एक अच्छा जजमेंट भी देते हैं। लेकिन आखिर में उस जो सरकार को जो निर्देश दिया गया है, जो कोर्ट ने जो निर्देश दिया है, उसको कार्यान्वयन में कौन लाएगा, उसको एग्जीक्यूट कौन करेगा? उसको एग्जीक्यूट करने वाले तो वही होंगे, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर, एसएचओ या बाकी अधिकारी। अभी आप देखते हो दिल्ली में, हम ज्यादातर, दिल्ली क्या पूरे देश में हमारी हालत ये है कि आपको कोई भी सरकारी अधिकारी सड़क पे नहीं मिलेगा। हर लोग, जितने भी लोग हैं, अपने एयर कंडीशन रूम में रहते हैं, गाड़ियों में जाते हैं, सामने एक बड़ी सी प्लेट लिखी होती है जिस पर उसका डेजिग्नेशन लिखा होता है। इन लोगों को आम आदमी की व्यथा समझनी चाहिए, और जब इन लोगों का सिलेक्शन होता है, जब ये लाइक आईएएस, आईपीएस या बाकी पीसीएस के लोग होते हैं, जब जो स्टूडेंट्स होते हैं, इनसे एस से लिखा जाता है, एक निबंध लिखा जाता है, बहुत अच्छा निबंध लिखते हैं और इंटरव्यू में बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। लेकिन जिस दिन ये सरकारी महकमे में आ जाते हैं, इनको कोई मतलब नहीं रहता। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन ज्यादातर की बात कर रहा हूं। क्या इतना मुश्किल है कि एक एसडीएम अपने क्षेत्र में 15 दिन में एक बार ना घूम सके, ना देख सके? ये लोग आपको नई दिल्ली के एम्बेसी एरिया में क्यों नहीं मिलते? ये पुरानी दिल्ली में और बाकी जगह क्यों मिलते हैं? ढाका साहब, आशा कुछ कहना चाह रही हैं। आशा, ये बताएं, एक तरफ तो नारी संगठन है, महिला संगठन है, जो महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं की इज्जत, महिलाओं की समानता का अधिकार, महिलाओं का डिग्निटी के बारे में बात करती हैं, उनके लिए लड़ाई लड़ने का दावा करती हैं। एक तरफ हमारी माँ बहनें, हमारी बहन, वो भी जो सड़क पर पड़ी है, वो किसी की बहन है, किसी की बेटी है, किसी की माँ है, किसी की पत्नी है। मैं ये कह रहा हूं, जब वो औरत वहां पर अपने कपड़े बदल रही है और उसको घूर घूर कर भेड़ियों की आंखें देख रही हैं, और वो औरत अपनी अस्मिता को बचा नहीं पा रही है किसी भी सूरत में, क्या नारी संगठन का ये कार्य नहीं है? क्या नारी जो एनजीओ बनी हुई है नारियों के लिए, महिलाओं के लिए, उनके उत्थान के लिए बड़ी बड़ी उनके पास फंड है, क्या वो आवाज नहीं उठा पा सकती इस बारे में? क्यों नहीं आवाज उठा पा रही हैं? क्या महिलाओं को आगे नहीं आना चाहिए? आशा जी। बिल्कुल सर, उनको आना चाहिए आगे, क्योंकि जो सड़क पे महिला बैठी स्नान कर रही है, जो वहाँ पे बैठी है, जो जिसके पास कपड़े नहीं है, उनकी मदद करने के लिए इन संस्थाओं को आगे आना चाहिए, पर ये नहीं आते। क्यों? मैं वही रीजन जानना चाहता हूँ। क्योंकि सर आज के टाइम में हर कोई सिर्फ प्रॉफिट के लिए काम करता है, वो देश सेवा या जनता सेवा के लिए काम नहीं कर रहा है।
वो सिर्फ जी। अपना एनजीओ चलाने के लिए या परीक्षित जी, अपना काम करने के लिए परीक्षित करते हैं। जी, नई बात ये आई कि जो संगठन, जो एनजीओ, जो गवर्नमेंट के ऑफिसर्स काम कर रहे हैं, वो वहां कर रहे हैं जहां उनका कोई फायदा होता है। क्या ये इस बात की वजह हो सकती है कि इनकी तरफ किसी का ध्यान न जाता हो? देखिए, मैं आपको बताता हूं कि आपने अभी पुष्पेंद्र जी ने बताया कि एम्बेसी के इलाके में क्यों नहीं दिखते हैं, ये आपको नई दिल्ली के इलाके में क्यों नहीं दिखते हैं, ये कोठियों के इलाके में जहां पर राष्ट्रपति भवन है, जहां पर अन्य इस तरीके के संस्थान है, वहां क्यों नहीं दिखते हैं? ये दिखेंगे कहाँ? पुरानी दिल्ली में दिखेंगे, ये आपको शादरा में दिखेंगे, ये रेलवे स्टेशन पे दिखेंगे। क्यों दिखेंगे? क्योंकि वहां पर तो वीआईपी का आना जाना है। यदि वहां पर वो वहां दिख जाएंगे तो वहां पर तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। तो वो पहले से ही अपने आप को सिक्योर रखते हैं। आवाज ठीक करें, आवाज गूंज रही है। आवाज डबल आ रही। जी, मेरी तो आवाज ठीक है। हेलो, नहीं, आवाज गूंज रही, डबल हो रही। फिर ठीक है। तो मेरा बिल्कुल आपने कहा, बिल्कुल आपने ठीक कहा। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं, पुष्पेंद्र जी, परीक्षित जी, क्या ये सरकार का दायित्व नहीं है? क्या सरकार के खिलाफ कोई ऐसा मुकदमा नहीं डालना चाहिए? क्या उनके खिलाफ केस नहीं करना चाहिए कि ये जो बेचारे लावारिस हैं, जिन्हें आपने बेगाबोंड नाम दे के, एक टैग दे के छोड़ दिया, रीजन बेस्ट नोन टू यू? ठीक, तो हम सिर्फ आज इस बात को उठाना चाहते हैं इस माध्यम से कि इन बेसहाराओं को, इन लाचारों को, इन गरीबों मजलूमों को सरकार देखे, सरकार का प्रशासन देखे और इनके बारे में जमीनी तौर पर कोई कदम उठाने की शुरुआत करे। इसी अपील के साथ आज आप इस मुद्दे में जुड़े। मैं आप सभी मेहमानों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और पुनः इस चर्चा को हम करेंगे, एक नए मेहमानों के साथ भी हम जोड़ेंगे और जिम्मेदार सरकारी अधिकारियों को यहां लाएंगे और उनसे पूछेंगे कि क्यों इनकी अनदेखी की जा रही है। इन्हीं सब शब्दों के साथ आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत।